संबित पात्रा जी, आपके पास आते हुए, भारतीय सेना के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी, तो वहीं पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को बहुत बड़ा झटका। हिजबुल का जो आखिरी एक कमांडर माना जा रहा है, उसे भी आज भारतीय सेना ने मार गिराया। क्या कहेंगे? देखिए अंजना जी, पहले तो हमारे शो में जो आर्मी के बड़े अफसरान बैठे हुए हैं, पूर्व अफसरान हैं, मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूं। उनकी बदौलत से हम सब सुरक्षित हैं। आज देश के आर्मी को एक बहुत बड़ा सल्यूट कि जिस प्रकार से उन्होंने कदम उठाया है, वो अपने आप में हम सबके मन में एक कॉन्फिडेंस भर देता है। और देखिए, आज सुबह कल भी हम लोगों ने जिस प्रकार की तस्वीरें देखी थी टीवी के माध्यम से, आप याद करिए कर्नल आशुतोष शर्मा जी की पत्नी के, उनके बच्चों के, आज मुझे दिल में ठंडक महसूस हो रहा है। मुझे ही नहीं, आपको भी अंजना जी और करोड़ों हिंदुस्तानियों को लग रहा होगा कि हंदवाड़ा में जो हमारे दो अफसर और एक लांस नायक और सब इंस्पेक्टर, जिनकी एक तरह से बर्बर तरीके से आतंकवादियों ने जिन्हें मार गिराया था, वो शहीद हुए थे देश के लिए। आज आर्मी ने बदला लिया है। आर्मी को इसलिए सैल्यूटेशन। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, बहुत दुख का विषय है अंजना जी। पूरा विश्व आज एकजुट होकर कोरोना जैसे महामारी के खिलाफ लड़ रहा है। और बिल्कुल सही कहा था नाम देशों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो नापाक है। पाकिस्तान अभी भी लड़ रहा है तो आतंकवाद के सहारे लड़ रहा है। मैं 2-3 आंकड़े देकर अपने विषय को समाप्त करूंगा। अभी यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो बताएंगे आपको कि जो केरान सेक्टर है, अप्रैल 1 तारीख को, इसी महीने जब ये लॉकडाउन चल रहा था, अप्रैल 1 तारीख को 5 आतंकवादी पाकिस्तान के कासिम सेक्टर से आते हैं इन्फिल्ट्रेट करके। हमारे जवान उनको रोकने की कोशिश करते हैं। उसमें 5 कमांडो हमारे शहीद होते हैं। और जो आतंकवादी आए थे, उनके पास जो लाव लश्कर था, AK-47 वायरलेस सेट, उसमें पाकिस्तान का स्टैंप लगा हुआ था। ये प्रूफ करता है कि पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, सारी टेरर इन्फिल्ट्रेशन जो कैंप्स हैं, जो इनके लॉन्च पैड्स हैं, वो दुगुने रफ्तार से एक्टिव हो गए हैं कोरोना के समय। और वो चाहते हैं कि इस महासंक्रमण का इस्तेमाल करते हुए आतंक फैलाए। तीसरी बात, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। आप देखिए, इस साल अभी तक 1120 क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो चुकी है। आप मार्च के महीने में देख लीजिए, 411 बार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग किया है। कंपेयर टू पिछले मार्च 267 हुआ था। अर्थात कोरोना के महासंक्रमण का ये फायदा उठाते हुए इस प्रकार आतंक फैलाना चाहते हैं। कश्मीर को तो हम बिल्कुल, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हम तो लड़ते रहेंगे। मगर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग है, ये सुधर जाए, वरना उन्होंने देखा था कि सर्जिकल स्ट्राइक भी हम करना जानते हैं और एयर स्ट्राइक भी हम करना जानते हैं। देखिए इसके सोशल मीडिया पर वीडियोस, किस तरह से ये आतंक की फैक्ट्री चलाता था, खेप पर खेप वहां के युवाओं को बनाता था। इसी तरह के बेतुके वीडियोस डालकर किन्हीं वीडियोस में आतंक के हथियार लहराता हुआ, और अब मुठभेड़ में मार गिराया गया है। ऐसी मौत मरा है ये आतंकी। सवाल ये है कि मोना आलम, क्या इस सच्चाई में आंखें डालकर आपका मुल्क देखेगा? पूरी दुनिया इस महामारी में, मानवता के सामने सबसे बड़े संकट काल में दवाई और वैक्सीन बनाने में जुटी है, और आपका मुल्क अभी भी आतंकवाद को बढ़ावा देने से पीछे नहीं हटता है। आप आतंक की फैक्ट्री बने हुए हैं और इतने बड़े आतंकी का मुठभेड़ में मौत मारी गई। अंजना जी देखें, मुझे आपने, जाहिर है इनको आपने एक बहुत बड़ा बहुत दहशतगर्द करार दिया है, जिसको आपने अभी, जो लड़का है जो मारा गया है इस तमाम चीज में, हलाक हुआ है। लेकिन बात यह है कि मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग तो मसरत जहरा जैसे जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट, गौहर गिलानी जैसे जर्नलिस्ट, आप तो उन लोगों को भी टेररिज्म के लिए ट्राई कर रहे हैं। क्यों ट्राई कर रहे हैं? क्योंकि वो मेरे और आपकी तरह मासूम जर्नलिस्ट थे और जर्नलिज्म करते थे। जी नहीं, तो आपने तो उनको भी टेररिस्ट बता दिया। फैक्ट्स को मोड़कर जब कोई बताता है अपने एजेंडा और प्रोपेगेंडा के लिए, तो वो जर्नलिस्ट नहीं रह जाता है। ये सबक आप जितना जल्दी सीख लें, या कोई भी पत्रकार सीख ले, वो जरूरी होता है। बात मुल्कों की है, बात उनकी सरहदों की है, और इसके साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसको हिंदुस्तान नहीं स्वीकार करेगा। क्या इस सच्चाई का अर्थ, इसका मतलब समझती हैं आप? अब मुद्दे पर आइए। मैं आतंकियों की बात कर रही हूँ। अपने प्रोपेगेंडा मत शुरू कीजिए, मैं नहीं बोलूंगी आपको कुछ। आप प्रोपेगेंडे पे मत जाइए, मैं आपको कुछ नहीं टोकूंगी। आप आतंकवाद पे बात कीजिए। आप बताइए कि क्यों आपका मुल्क ऐसे वक्त पर भी लगातार इन्फिल्ट्रेशन करा रहा है। बताइए आपकी सेना क्यों इन्फिल्ट्रेशन करा रही है? अगर मैंने आतंकवाद पे बात करनी है तो मैंने इससे अटैच स्टिग्मा पे भी बात करनी है ना, जो आप स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं। कोई स्टिग्मेटाइज नहीं कर रहा है। प्रोपेगेंडा चलाने वाला हर व्यक्ति कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे।
रिबेलियंस को चुप करा रहे हैं, रिबेल्स को आप गद्दार कह रहे हैं। मैं किसी लॉस ऑफ लाइफ को सेलिब्रेट नहीं करती। मुझे संबित जी ने अभी जो अपने रिमार्क्स दिए, अगर एक आपका कोई इंडियन आर्मी का कोई चलिए ठीक है, इस आतंकी के लिए आज आंसू बहाइए। अगर ये बात कर रहे हैं तो मुझे फिर समझ आती है, तो लेकिन एक सिविलियन कैसे आतंकी के लिए आंसू बहाएगी आज पाकिस्तान की पत्रकार मोना आलम? नहीं, आप मेरी बात सुने। एक सिविलियन लॉस ऑफ लाइफ को आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये सिविलियन है, फिर तो बहुत दहशतगर्द, हथियार लहराते हुए लोग आपको आंसू के हकदार दिखते हैं और आप अपने आप को पत्रकार कहती हैं। मुझे तो लगा था मोना आलम कि आप थोड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करेंगी। इसके वीडियोस दिखाइए। जो ये शख्स युवाओं को आतंकी बनने की ट्रेनिंग दे रहा है, वो आपकी नजर में आंसू का हकदार है। के अलावा किसी को पत्रकार नहीं मानती। आपका एजेंडा ना मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं तो आपसे इस आतंकी पर सवाल, बताइए ऐसे हथियार वाला शख्स आपको आंसू का हकदार दिखता है? मोना आलम, ये जो AK-47 से लेकर एक मॉडर्न हथियार के साथ फोटो डाल रहा है, ये आपको आंसू का हकदार दिखता है? बताइए, हम उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं उसकी। एक सेकंड, आपने उनको किसने मजबूर किया उसको हथियार उठाने पे? वो एक अगर किसने मजबूर किया? आपके मुल्क ने जहर बोया, आपके मुल्क ने नफरत फैलाई, आपके मुल्क ने लोगों को गुमराह किया, आपके मुल्क ने ये बताया कि इस रास्ते से चलकर उनको फायदा होगा। लेकिन आज POK का हालत देखकर ये सब समझ रहे हैं कि क्या परिस्थिति है।